Hello and Assalamu alaikum everyone. So my name is Muhammad Usama. In today's lecture, we will be discussing May June 2019 paper number 22. So in this case study, let's see. The examiner is talking about Egypt's economic difficulties, यानी कि जो economic problems face की जा रही इजिप्ट जो फेस कर रहा था उन सारी problems को डिस्कस किया गया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस जो था वो 2014 में हमें नजर आ रहा है कि इट वाज नेगेटिव 2.356। फिर और ज़्यादा डेफिसिट बढ़ता गया, फिर और ज़्यादा डेफिसिट बढ़ता गया। ठीक है, सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमें इस तरह से दिया हुआ है कि पहले जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 13 था, 2015 में 12.9 हो गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता गया। फिर 12.7 हो गया, फिर 12.6, और इसी तरह से चेंजेस आती रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी, परसेंटेज ऑफ लेबर। अच्छा, वैसे सवाल यहाँ पे ये आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी नहीं। एक्चुअली में जो लिटरल मीनिंग है ना, जब आप एग्जाम में भी जा रहे हो, लेट्स सपोज आपके पास सवाल आ जाता है कि डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट 2 मार्क का या 4 मार्क का, तो आपने इसको इस तरह से बताना है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डू नॉट फाइंड अ जॉब आर रेफर्ड एज अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं, वो आर विलिंग टू वर्क, और जो काम कर सकते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, बट अनएबल टू फाइंड अ जॉब, आर रेफर्ड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा अनएम्प्लॉयड। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कौन कौन से और प्रॉब्लम्स जो है वो इजिप्ट की इकोनॉमी फेस कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इजिप्ट सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स reported that Egypt's annual inflation rate surged to 32.9% in April 2017 compared to 10.9% in 2016। सवाल एक और भी यहाँ पे बन गया कि भाई इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है बच्चों, अ persistent increase in general price level। इन्फ्लेशन का मतलब अ persistent increase in general price level, यानी कि जब आपके प्राइस लेवल में एक परसिस्टेंट इंक्रीज आता है, एक जनरल प्राइस लेवल में आपके इंक्रीज आता है, उस चीज को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Inflation has been rising in Egypt since the decision of Central Bank of Egypt in November 2016 to float Egypt's currency in a move that caused 50% depreciation in its value। यानी कि उन्होंने फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखा। फ्रीली फ्लोटिंग होते कि यार जब आपके डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे करेंसी की वैल्यू रखी जाए। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, अगर डिमांड कम होगी तो करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी, नीचे जाएगी। उन्होंने फ्रीली फ्लोटिंग में रख दिया, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो 50% से डेप्रिशिएट हो गई इन इट्स वैल्यू अगेंस्ट यूएस डॉलर। और जो कंपैरिजन के लिए उन्होंने दिया हुआ है वो हमें दिया है यूएस डॉलर। This came as part of Egyptian's government reform program started in 2014 to reduce the budget deficit and acquire a US $12 billion loan from IMF to ease the US dollar shortage that had restricted Egypt's business activity। उन्होंने रीजन भी हमें बता दिया। A macroeconomic research group has said that sharp rise in inflation could largely be attributed to the effect of weaker Egyptian pound. Inflation was also made worsen by levying a new indirect tax। Indirect tax क्या होता है? जो goods and services पे अप्लाई होता है, और इसकी उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वैल्यू एडेड टैक्स। एंड कटिंग सब्सिडीज, सब्सिडीज डिक्रीज कर ली, जिसकी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व होगा, जो आपका सप्लाई कर्व है, जो हमारा सप्लाई कर्व है बेसिकली इजिप्शियन मार्केट में, वो हम ये बोलेंगे कि सर वो लेफ्टवर्ड्स की तरफ चला जाएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, क्योंकि उन्होंने सब्सिडीज जो है वो अब कम कर दी हैं, डिक्रीज कर दी। ठीक है जी। एंड कटिंग सब्सिडीज ऑन एनर्जी इन नवंबर 2006, इसकी वजह से एनर्जी की प्राइसेस जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, उनकी प्राइसेस अब बढ़ जाएंगी, और सप्लाई जो है वो आपकी लेफ्टवर्ड्स की तरफ चली जाएगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब ज्यादा हो। Egyptian value added tax represented the previous sales tax, which economists said market distortions. It was expected to broaden the tax base in a country where government struggles to collect income tax because of large informal group and widespread tax avoidance।
द वैल्यू एडेड टैक्स डज नॉट अप्लाई टू बेसिक गुड एंड सर्विस टू प्रोटेक्ट द पुअर। उन्होंने यहाँ पे हमें एक बात ये बताई है कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो प्रीवियस सेल्स टैक्स को क्या क्यों रिप्लेस कर रहा है। वो इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि जो इजिप्शियन मार्केट है वहाँ वो इस तरह की मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप होने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट को एज सच अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहे, रिकॉर्ड में नहीं जा रहे, ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। छोटे मोटे बिजनेसेस, छोटे मोटे स्टार्टअप्स, ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस यूजुअली रिकॉर्ड में नहीं जाते और इजिप्ट में बहुत सारे होंगे, जिसकी वजह से इन ग्रुप्स के होने की वजह से गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाती थी और वाइड स्प्रेड टैक्स अवॉइडेंस था। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगाया जा रहा ताकि पुअर जो है, जो गरीब तबका है, वो प्रोटेक्ट हो, वो वर्सन ऑफ ना हो। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया, यहाँ पे सवाल ये पूछा गया, व्हाट हैपेंड टू इजिप्ट्स करंट अकाउंट बैलेंस बिटवीन 2014 एंड 2000। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, करंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, value of imports and exports of goods and services, exports of goods and services, payment made to foreign investors and transfers such as foreign aid। अगर देखा जाए उसने जो सवाल हमसे पूछा है कि यार करंट अकाउंट में क्या फर्क आया था, क्या डिफरेंस आया था, क्या वैल्यू शो कर रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट की तरफ जाता जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक मार्क का ये सवाल है, हम यहाँ पे कह सकते हैं द डेफिसिट हैज इंक्रीज, डेफिसिट जो है वो बढ़ गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं डेफिसिट हैज इंक्रीज, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जो आपका डेफिसिट था वो नेगेटिव 2 पॉइंट समथिंग था, फिर और ज्यादा बढ़ गया, फिर और ज्यादा बढ़ गया, तो डेफिसिट जो है वो 2016 तक इंक्रीज होता रहा। With reference to table 1.1, calculate percentage rate of inflation in Egypt between 2016 and 2017 that was estimated by IMF। चलें इसको कैलकुलेट कर। अच्छा, सवाल जो था हमारा यहाँ पे, वो एग्जामिनर ने हमें बोला था कि परसेंटेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको कैलकुलेट करना है बिटवीन 2016 एंड 2017। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, अब हमने ये डेटा में पढ़ चुके थे, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन सर्ज टू 32.9% कंपेयर टू 10.9% इन 2016। हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन पता चल जाएगा बिटवीन दीज टू ईयर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 32.9 माइनस 10.9, अगर आप करो तो आपके पास 22 आएगा। 22 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलेंगे आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई टू कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो बेसिकली कैनन्स ऑफ टैक्सेशन होते क्या है, पहले तो हम ये देखें। कैनन ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये होता है जिसमें आप, कैनन ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये होता है जिसमें आप रेफर करते हो टू एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स, दे रिलेट टू रेट अमाउंट मेथड ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ अ टैक्स। The characteristics or qualities which a good tax should possess are described as canons of taxation। जो उसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो एक टैक्स को पोजेस करनी चाहिए, उनको हम कैनन ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। अब वो कह रहे हैं यार इसमें से आप देखें और इसमें से आइडेंटिफाई करके बताएं कि कैनन ऑफ टैक्सेशन आपको क्या नजर आ रहा है। तो हम अगर यहाँ पे देखें हमें पता चल जाएगा एक कैनन ऑफ टैक्सेशन जो उसने बात करी है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, देखिए, दिस मीन्स दैट द टाइमिंग्स एंड अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी सर्टेन एंड ओपन। अमाउंट को सर्टेन होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अमाउंट should be certain, ठीक है। कन्वीनियंस, द मीन्स एंड टाइमिंग फॉर पेमेंट मस्ट बी कन्वीनियंट। अगली चीज आ गई हमारे पास कन्वीनियंस,
और तीसरी चीज हम कह सकते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब द टैक्स मस्ट बी फेयर। फेयर होने का मतलब है कि भाई जो बहुत ज्यादा गरीब हैं हम उन पे भी ना लेवी कर रहे हो, ठीक है, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है और इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो इनकम इनक्वालिटी है उसको कम से कम करने की कोशिश करनी है। इकोनॉमी भी आप बोल सकते हो जिसके अंदर आप कह सकते हो द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी लो रिलेटिव टू यील्ड। सही है, वो भी एक तरह से हमारा कैनन ऑफ टैक्सेशन बन सकता है। तो हमने बेसिकली तीन कैनन ऑफ टैक्सेशन डिस्कस किए। एक तो सर्टेनिटी हो गया, एक कन्वीनियंस हो सकता है, दूसरा तीसरा इक्विटी। कैनन का मतलब होता है क्वालिटीज दैट अ टैक्स शुड पोजेस। सिंपल वर्ड। चलें जी आगे चलते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इजिप्शियन पाउंड कुड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन। अच्छा, यहाँ पे ये जो दो टर्म्स मेंशन हुई हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इनको भी एक दफा डिस्कस करते हैं। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे रिलेटेड होता है? आपके एग्रीगेट डिमांड, और ये रिलेटेड होता है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन उसी सेम रेट से आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, तो मैं सबकी नीड्स, सबकी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं सबकी नीड्स, सबकी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता, मुझे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी ताकि कुछ लोगों को मैं वर्सन ऑफ कर सकूं। इकोनॉमी में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेगी। इस चीज को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है जी। इसका ग्राफ भी होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये मैं एक रफ ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक वाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ, इस पे आपके लिए ड्रॉ कर। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये आपकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, लेट्स सपोज एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है। अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मेरा बढ़ रहा है, तो लेट्स सपोज मेरी पहले जो प्राइस थी वो P0 पे थी, अब मेरी प्राइस आ जाएगी P1 पे, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मेरी Q से Q1 पे जा रही है। क्यों प्राइस बढ़ रही है? क्योंकि मुझे कुछ लोगों को वर्सन ऑफ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को मुझे छोड़ना पड़ेगा कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हों जो उस गुड्स एंड सर्विस को अफोर्ड ही ना कर पाए। इस चीज को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अगली चीज उसने बोली है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब अराइज होता है जब आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, दिस कुड बी ड्यू टू मेनी रीजन। इसका भी हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये फर्स्ट कर लें आपका एग्रीगेट सप्लाई है। अब एग्रीगेट सप्लाई आपका लेफ्टवर्ड की तरफ जा रहा है AS1 पे, ठीक है जी। और ये मेरा जो है वो एग्रीगेट डिमांड है। मैं आपको ग्राफिकली शो करूंगा कि एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड जाने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए, पहले P0 पे थी, अब P1 पे आ गई। यहाँ पे आपकी प्राइस होगी, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी होगी। पहले यहाँ Q पे थी, अब Q1 पे आ गई। सही है जी। अब ये क्यों आ रहा है, इसके भी रीजन हम डिस्कस कर सकते हैं। भाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नॉर्मली आता तब है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे फर्स्ट करने गवर्नमेंट ने टैरिफ्स इम्पोज कर दिए, गवर्नमेंट ने कोटाज लगा दिए। पहले आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते थे, लेकिन अब रॉ मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और लेट्स सपोज वो डोमेस्टिक मार्केट में आप ग्रो भी नहीं कर रहे, वो आपको बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। बट आपकी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स कम करने के लिए क्या किया, टैरिफ्स लगा दिए, कोटाज लगा दिए, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल अब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसको हम ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म भी कह सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट, जैसे इसमें एक एग्जांपल मेंशन है सब्सिडीज, या फिर गवर्नमेंट ने पहले आपको सब्सिडी दी भी थी, अब सब्सिडीज गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, या गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बिल्कुल ही खत्म कर दी। इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड्स की तरफ चली जाएगी, और प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल को एक दफा देख लेते। वो कह रहे एक्सप्लेन हाउ डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इजिप्शियन पाउंड कुड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं।
हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं डिक्लाइन इन द वैल्यू विल मेक इंपोर्ट्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, decline in the value will make imports in value will make imports more expensive, will make imports more expensive। ठीक है जी। दिस विल कॉज, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल एंड इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, जिसकी वजह से बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अगर हम इसको देखें भी तो पाकिस्तान की एग्जांपल से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान की करेंसी और एक यूएस की करेंसी देख लेते हैं। पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा डिक्लाइन करी है, डेटीरियोरेट हुई है, कम हुई है उसकी वैल्यू। अब अगर हम पाकिस्तानी अगर हम इंपोर्ट करवाते हैं लेट्स सपोज यूएस से, तो यूएस की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो अप्रिशिएट हो रही है और अभी तक हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम कुछ भी यूएस से मंगवाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, जिसकी वजह से दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। और इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपका लेफ्टवर्ड्स की तरफ शिफ्ट होगा, एग्रीगेट सप्लाई आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। It will also make exports cheaper and this will cause increase in net export leading to demand pull inflation। अब exports जो है वो बहुत सस्ती मिलेंगी। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं समझाने के लिए। मैं बोलूँ यार पाकिस्तानी करेंसी है, अब पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, यूएस की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर यूएस के सिटीजन पाकिस्तानी गुड्स जो है वो खरीदते हैं, वो मंगवाते हैं, तो उनको ये रिलेटिवली बहुत सस्ते पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत कम है। यूएस जो है, जो यूएस डॉलर है, उसकी वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा है, हायर है। इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी एंड दिस कुड क्रिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैंने अभी आप लोगों को समझा भी दिया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, और हमने इनके ग्राफ्स भी देख लिए। तो इस आंसर को इस तरह से हमने स्ट्रक्चर करना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वो आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ एस्टिमेटेड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट इन टेबल 1.1 माइट बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इजिप्ट आफ्टर 2016। अच्छा जी। अच्छा जी। तो सवाल जो था हमारा वो यहाँ पे ये था कि यार जो हमने ऊपर देखा भी है कि जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होती है, यहाँ पे हम देख ही सकते हैं। पहले आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 13.4 पर थी, फिर आपकी 12.9 हो गया और इसी तरह से डिक्लाइन होती रही है, डिक्रीज होती है। तो ये करंट अकाउंट बैलेंस पे किस तरह से इम्पेक्ट करेगा? भाई देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको मतलब भी बता दिया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डू नॉट फाइंड अ जॉब आर रेफर्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल फ्रॉम 2016। हम इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल फ्रॉम 2016। दिस वुड लीड टू हायर डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम अब ज्यादा होगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी जिसकी वजह से क्या होगा, इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट इंपोर्ट्स वुड आल्सो राइज। लोग बाहर से भी खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि अब लोगों की उतनी हैसियत हो गई है कि दे कैन परचेज फ्रॉम अब्रॉड। पहले लोगों की ऑब्वियसली नौकरी नहीं थी, कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी एज सच परचेजिंग पावर नहीं। ठीक है। अब जब लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगा, जब डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज होगी तो उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो बाहर से भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकेंगे, तो इम्पोर्ट्स आपकी मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज हो जाएगी। वेयर एज आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट कुड डिक्रीज बिकॉज goods formerly exported would be diverted to satisfy rising demand in the home market। अब लोग बाहर बेचने के बजाय अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे यहाँ ही इतनी डिमांड है कि लोग खरीदने को तैयार, तो बाहर बेचने की ऐसा जरूरत ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेफिसिट। आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। ऑल्टरनेटली अब इसका हम एक
जो है क्या कहते हैं वाइस वर्सा भी डिस्कस कर लेते हैं। It could be argued that those who enter employment will boost production and this could offset imports और boost exports। यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एंटर हो रहे हैं वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके गुड्स प्रोड्यूस होंगे और मोस्ट प्रोबेबली अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि लोग भी फिर एफिशिएंट होना शुरू हो जाते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, आप अपनी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली जब इस्तेमाल करते हो, एफिशिएंटली यूज करते हो, तो प्रोडक्शन भी बढ़ती है और people will be less prone to errors and mistakes। इसकी वजह से क्या होगा कि ऑल्टरनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं अब वो डिक्रीज हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि जब आप एक बेहतर क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो लोग उसको परचेज करेंगे, लोग उसको खरीदने को तैयार होंगे, डिमांड करेंगे। और इम्पोर्ट्स आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आप इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस कर लेते हो तो बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑल्टरनेटली हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि दिस कुड लीड टू करंट अकाउंट सरप्लस इन फ्यूचर। ठीक है जी, आई होप ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा एंड इट कुड हेल्प यू गाइस। थैंक यू।